जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार ज्ञान ज्योति में। आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं एनसीईआरटी के सीरीज जो कक्षा 6 से शुरू हो रही है। चैप्टर का नाम देखिए क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर इसमें हमको कवर करना है। इसमें हमको कवर करना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय है आरंभिक मानव की खोज में, तीसरा अध्याय भोजन संग्रह से उत्पादन तक। 4 नंबर है आरंभिक नगर। 5 नंबर है 5वां अध्याय क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अगला है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अगला है नए प्रश्न एवं विचार, उससे संबंधित प्रश्न है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अगला है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अगला चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अगला चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। और 12 नंबर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यानी टोटल मिलाकर के 12 चैप्टर है और इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं इस चीज़ को आगे। देखिए इसमें पहला अध्याय क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक मिनट। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगे यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। कहने का मतलब है आजकल कहाँ क्या हुआ वो तो हम टेलीविज़न, रेडियो से जान सकते हैं। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले के लोग हमारे पास आसपास में, उससे हम जान सकते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन 100-200 साल पहले क्या होता है इस चीज़ की जानकारी तो हमें बताने वाला कोई नहीं होगा। तो उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है, यही सवाल पूछ रही है रसीदा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अखेटकों, शिकारियों, अखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों,
जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे, वे जानवरों का आखेट शिकार करते थे, शिकार भी क्या करते थे। आगे है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये देखिए मानचित्र दिया गया है। ये मानचित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है। गारो पहाड़िया, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी के बारे में दिया गया है। इसमें नदियों का नदी के बारे में भी दिया गया है, जो कि आगे आप नदी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब नदी के किनारे में कुछ शुरुआती नगर बसे थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे गणराज्य की स्थापना की गई थी। लोग ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। इतना मुश्किल होने के बावजूद भी वो लोग यात्रा करते थे, जानने के इच्छुक थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। कहने का मतलब था लोग कोई ना कोई काम के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे, या फिर उनका मजबूरी हो जाता था कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो जाते थे तो एक दूसरे से मिलते थे, तो एक दूसरे को विचार को जानते थे। आगे है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि
लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों द्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब देश के नाम पे आते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगला टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत मतलब पुराने समय के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छालों से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। यानी प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पांडुलिपि से। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखा गया लेख, जैसे यहाँ पे दिया गया है। पेड़ के छल्लों पर लिखते थे या फिर किसी पत्तों पर लिखते थे। आगे है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर,
ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में चित्र दिया गया है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यहाँ पे कुछ छूट गया था, यहाँ पे देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं और बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ पे देखिए क्या था, तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये है यहाँ पे मेरा पांडुलिपि, यही है पांडुलिपि। चलिए आगे देखते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब अलग अलग वर्ग के लोगों का जीवन अलग अलग ढंग से रहा करता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन्हें शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उसके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमने तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक
ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की स्थितियों का उल्लेख करेंगे। यानी 2000 वर्ष, 2000 ईसा वर्ष ईसा पूर्व का मतलब आज से 2000 वर्ष पहले के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास और तिथियां, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। क्या है सो? अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, उसको बीसी कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एन्नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उसका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिली है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए चित्र। मिस्र के उत्तरी तट पर, मिस्र के, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर के लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ सके। यहाँ पे देखिए एल का मतलब यहाँ पे दिया गया फिगर में
पी का मतलब देखिए, टी का मतलब देखिए, ओ का मतलब, एल का मतलब शेर है। चिड़िया के लिए देखिए ए का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है। इस संकेत से हम क्या कर सकते हैं, उस लिपि के बारे में पता करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में बना था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व में बना था और वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व में। उपयोगी शब्द है यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो यात्रा तो जान गए थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग घूमने के लिए जाते थे, कोई काम से, व्यापारी शिल्पकार एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। पांडुलिपि क्या था, पांडुलिपि था जो पुराने जो अभिलेख लिखते, जो हम तार के पत्तों पर लिखते थे या फिर पेड़ के छाल पर लिख करके छोड़ देते थे, उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि। अभिलेख क्या था, पत्थरों पर कुछ चिन्ह दे करके लिख दिया जाता था, उसको क्या कहते हैं, अभिलेख। यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख। पुरातत्व बहुत पुरानी चीज जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते उसे कहते हैं पुरातत्व। इतिहासकार जो इतिहास के खोज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं इतिहासकार। स्रोत जहाँ से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, जो कि हम लोग संकेत के द्वारा उसका अर्थ निकालते थे। पहला अध्याय खत्म होता है। आज की क्लास इतना ही पर हम लोग स्टॉप करते हैं।